नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पीएम मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। शहर में प्रधानमंत्री मोदी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी 22 फरवरी को वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर थे। वहीं वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। और कुशीनगर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर पूरी तरह से तैयार है, सीएम का इंतजार है। यह बड़ी खबर, सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा है। कल कुशीनगर को बड़ी सौगात देंगे, करोड़ों की सौगात। 488 परियोजनाओं का यह तोहफा दिया जाएगा। लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो कुशीनगर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, यहां पर पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सीएम के आगमन की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। कल का यह दौरा है मुख्यमंत्री का, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रशासन जुटा हुआ है तैयारियों में। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज गोरखपुर, जौनपुर समेत चंदौली का दौरा किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करते हुए करोड़ों की विकास परियोजना का लोकार्पण किया, तो साथ ही गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी की नींव भी रखी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें कि जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है, ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण देकर के एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो। ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है। और जीवन के अनेक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे ये जान करके हुए बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए, अगर 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी। इस युवा आबादी के लिए, इस युवा कार्यशील पूंजी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है, वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वो स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं रखता। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। मंत्रिमंडल में शामिल होने के दावों को लेकर अक्सर ओम प्रकाश राजभर चर्चा में नजर आते हैं। वहीं बीते 5 मार्च को ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री की शपथ भी ले ली है और उसके बाद से ही राजभर के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। और इस बार चर्चा का विषय राजभर का पीला गमछा बना है। हमारे संवाददाता तौकर किदवई की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें शपथ ग्रहण के दूसरे दिन उन्होंने बलिया में एक बयान दिया और कहा कि थाने में अगर पीला गमछा पहनकर जाओगे तो थानेदार खड़ा हो जाएगा। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना
कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के शपथ लेने के बाद जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी की आ रही है, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि यही वो अखिलेश यादव हैं जो अब तक चिल्ला रहे थे कि मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। अब उन्होंने कैबिनेट की शपथ ले लिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो अब ये कह रहे हैं कि विभाग नहीं मिलेगा, विभाग मिलेगा तो आचार संहिता लग जाएगी, तमाम उलझुल बातें। जिस हिसाब से छल कपट अखिलेश यादव अपने लोगों के साथ करते हैं, वही अब भाजपा पे मढ़ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का साफ सुथरा विचार है, साफ सुथरा नेतृत्व है। भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा ने अगर कहा तो मंत्री बनाया, और मंत्री बनने में थोड़ा समय लगता है। अखिलेश यादव के स्टेटमेंट का मैं खंडन करता हूं। अखिलेश यादव की बातों से जरा भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष इतना घबरा गया है कि शोषित, वंचित, अति पिछड़े, दलित, सामान्य, सब हर वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो गए। नहीं तो कि विभाग बांटना, विभाग कब देना, किसको क्या विभाग देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। उनको जो भी उचित लगेगा, जिसको जो देना होगा वो देंगे। अब जो है राजभर जी को क्या डिपार्टमेंट मिल रहा है, किसी को क्या डिपार्टमेंट मिल रहा है, ये जो है ये विवेक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इस पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि वो चिंता फिलहाल तो अपनी पार्टी की करें। गठबंधन में हमारे किस साथी को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी उसको दी जाएगी, कौन सी जिम्मेदारी उसको नहीं दी जाएगी, ये सत्ता पक्ष का काम है। एनडीए में बैठ करके हम तय कर लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी तय कर लेंगे किसको कौन सा विभाग मिलना है, किसको कौन सा विभाग नहीं मिलना है। फिलहाल इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन अभी विभाग तय नहीं है और विभाग से पहले ही पूरे हिंदुस्तान में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी कि उन्होंने इसे एक लॉलीपॉप कहा है। फिलहाल इस पर सभी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अपने गठबंधन की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि 80 में 80 का जो प्रण है वो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल ले चुके हैं। ऐसे में कैसे वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे, उन्हें ये सोचना चाहिए, ना कि विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल खड़े करने चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सोनी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस साल भी देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पापा, मेरा बच्चा। जानते हैं मोदी जी कि त्योहार में हम तो नहीं जा पाते बेटे के पास, इसलिए वही चले जाते हैं परिवार बन के उसके पास। सच कहूं, हम सब है मोदी का परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएम मोदी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश ने सपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वो हताश के दौर पर पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अखिलेश यादव जी की हताशा बढ़ती जा रही है। अलायंस पार्टनर एक एक करके छोड़ गए, सुभाषपा ने छोड़ दिया, आरएलडी ने छोड़ दिया, अब सहारा नहीं मिल रहा है। हताशा में मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को हिटलर कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है, इसका खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें आने वाली तो थी नहीं, मार्जिन और कम हो जाएगा, जमानतें और जगहों पर जब्त हो जाएंगी। बेहतर होता कि मौन साध करके रहते, लेकिन यह संयम अखिलेश जी में नहीं है, वो हताशा के दौर में जा चुके।
और उधर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनिल कुमार मुजफ्फरनगर में पहुंचे जहां पर उन्होंने भगवान शिव के दर पर मत्था टेका है। साथ ही दावा किया कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी का परचम ही लहराएगा। कैबिनेट मंत्री नाम से मैं जरूर बना, लेकिन मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का समर्थक, हमारे सहयोगी तमाम सभी लोग मिनिस्टर बने हैं, सभी का सम्मान होगा। सर्व समाज को साथ लेकर हम जो हमारा एनडीए का नारा है, सर्व समाज को साथ लेकर चलकर उसको साकार करेंगे। 80 सीटें जीतने का हमारे उत्तर प्रदेश में लक्ष्य है। 80 की 80 सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में तो हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात को। और उधर बहराइच पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह बहराइच पहुंचे थे। मदरसा मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, ऐसे मदरसे जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें संदिग्ध मानना चाहिए और ऐसे मदरसों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सरकार का सपना साकार हो रहा है। योगी सरकार की मान्यता है मदरसा शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना, और जांच का अभिप्राय भी यही है कि हम मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे गलत हाथों में ना जाएं, उदारवाद से आतंकवाद की ओर ना चले जाएं, उनको गलत दृष्टि से प्रयोग ना कर लिया जाए। उनके भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और जब जांच पूरी हो जाएगी तब कार्रवाई। तो क्या आप मानते हैं कि सीमा से सटे जो मदरसे हैं वो संदिग्ध हैं? देखिए, जो मदरसे अभी हमारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें संदिग्ध माना जाता है। और वे संगम नगरी प्रयागराज के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने करोड़ों की सौगात दी है। साथ ही अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। दरअसल कैबिनेट मंत्री ने प्रयागराज दौरे पर 6 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित योजना के अंतर्गत, विधायक निधि के अंतर्गत और पूर्वांचल निधि के अंतर्गत करीब 6 करोड़ 62 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जो 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल से नहीं बनी थी उनको चिन्हित करके बनाते जा रहे हैं। और अब मैं नहीं, क्षेत्र की जनता बोलने लगी है कि शहर दक्षिणी में इतना विकास हुआ। विकास पुरुष के नाम पर अगर संबोधित करती है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मोदी जी की गारंटी, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी है, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश में चारों ओर विकास हो रहा है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास हो रहा है। विकास की रोशनी अंतिम गांव तक पहुंचे, अंतिम मोहल्ले तक पहुंचे, अंतिम गली तक पहुंचे। इसके लिए हमारी सरकार सामूहिक रूप से काम कर रही है। उसी कड़ी में मैं भी अपनी दक्षिणी विधानसभा में यह उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम। और वे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में बन रहे स्टेडियम में सिंथेटिक टैंक का आज शिलान्यास ये किया है। सिंथेटिक ट्रैक जो बनाया गया है उसका शिलान्यास ये किया गया। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। अब वो ईमानदार आदमी इस तरह की बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि हास्यास्पद विषय होगा। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, और मुझे लग रहा है कि जितने के उनके आवास में पर्दे लगे उतने में एक गरीब की झोपड़ी मकान बन जाता। तो मुझे लग रहा है कि आज उनके 2 मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में है, तो कहे के मारे जेल में है। इन्हीं अभी पार्टी आई और इतने लंबी छलांग लगा करके इतना हाई फाई प्रचार कर रही। हम तो 10 साल से सांसद विधायक भी रहे, हम इतना हाई फाई प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन वो तो किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, प्रचार करने जाते हैं तो पैसा किसका है? वादा करके मुकरना यदि किसी से सीखना है तो केजरीवाल से सीखना। और वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिलाधिकारी ने बूथ चेकिंग के दौरान चेतावनी जारी की है। डीएम ने कहा कि फर्जी मतदान करने वाला या किसी भी तरह से माहौल को खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। लखनऊ और अयोध्या के लोगों को एक बंदे जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकती है, इमिनेंट है घोषणा। इसके तहत बाहर से भी ज़िले का फोर्स मिलता है, पैरामिलिट्री फोर्स मिलती है, जैसे कि ज़िले को आईटीबीपी फोर्स मिला है। इसको 2 ग्रुप्स में बांट के शहर और देहात एरिया में इसका एरिया डोमिनेशन व जहाँ
बूथ संवेदनशील है उसको एरिया डोमिनेशन की आज कार्रवाई की जा रही है और बूथ का भी चेकिंग किया जा रहा है ताकि पब्लिक को विश्वास दिला सके कि ये सभी चीज़ें सिस्टम कंट्रोल में है और कोई भी ऐसा अनहोनी कोई होने नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त उनको विश्वास भी दे सके उस दिन मतदान आके भयमुक्त होकर मतदान करें। लखनऊ और अयोध्या के लोगों को एक वंदे भारत का तोहफा और मिलने जा रहा है और ये वंदे भारत ट्रेन जो है पटना से लखनऊ के बीच चलेगी, जो अयोध्या होते लखनऊ पहुंचेगी। करीब 8.5 घंटे में वंदे भारत का सफर तय होगा और इससे सबसे बड़ी बात है अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को पटना जाना और पटना से आना और लखनऊ से जाना और लखनऊ से आना आसान हो जाएगा। और ये ट्रेन ऐसी ट्रेन है कि सबसे कम समय में पटना पहुंचा रही है और इसके लिए इसका ट्रायल कल किया गया जो लखनऊ करीब 25 मिनट पहले आ गई। तो इस ट्रेन से सीधा जाहिर है कि इसके आने जाने से कम समय लगेगा, लोगों का आवागमन आसान होगा। और इसके अलावा यूपी से तमाम अन्य जगहों के लिए वंदे भारत संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्रयागराज से जो है सहारनपुर के लिए वंदे भारत चलाने की बात चल रही है और इसके अलावा जम्मू के लिए भी वंदे भारत पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर रेलवे भी वंदे भारत कई ट्रेनें चलाना चाहती है। एक काठगोदाम के लिए उसकी बात चल रही है कि अगर उसे रैक मिलता है और जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है तो काठगोदाम के लिए वंदे भारत चल सकती है। अब देखना यह है कि वंदे भारत की श्रृंखला कितनी तेजी से यूपी ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएगी और कितनी जल्दी मिल सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के बाद जो है नई वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला शुरू होगी और जिससे काफी फायदा मिलेगा। खाना पसंद रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। खनन माफियों पे अंकुश लगाने में तहसील प्रशासन दिख रहा नाकाम। खनन माफिया रात के अंधेरों में चीर रहे धरती का सीना। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के उसरी, बिरहून, तिस्ती सहित नैला कटरा, मेघजाल इत्यादि गांव में रात के अंधेरों में खनन माफिया धरती की सीना चीर कर मिट्टी को विक्रय कर रहे हैं और तहसील प्रशासन जिम्मेदार अधिकारी रात में आराम की नींद सो रहे हैं। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जब किसान अपने घरों पर मिट्टी डालता है और अपने कांटे संख्या से मिट्टी डालता है तब तहसील प्रशासन लेकर पुलिस प्रशासन भी उन किसानों पर कार्रवाई करती है और उन्हें दंडित करती है। लेकिन जब ऐसे में खनन माफिया रात के अंधेरे में चोरी चुपके धरती का सीना चीर रहे हैं, वन विभाग सहित कई बेशकीमती जगहों पर रात के अंधेरों में खनन माफिया मिट्टी खोद कर विक्रय कर रहे हैं और उनकी शिकायत भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन लेकर पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाह कार्यशैली के चलते खनन माफिया धड़ल्ले से अपने धंधे को चालू करे हुए हैं। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन संगठन के जो जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी व ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव वो भी लगातार शिकायत कर रहे हैं खनन माफियों के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वन विभाग से लेकर तहसील के जो क्षेत्र की बेशकीमती ग्राम सभा की जमीनें हैं उन पर खनन माफिया रात के अंधेरों में खनन करके मिट्टी को विक्रय कर रहे हैं और लाखों रुपए के राजस्व को सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वहीं पर जब पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है और ऐसे में अगर मामला संज्ञान में आया है तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी और खनन माफियों ने अगर परमिशन न होते हुए खनन किया है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर परमिशन हुआ है तो कितनी रियायती के आधार पर कितने घन मीटर के आधार पर परमिशन जो होती है उसके आधार पर खनन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी जांच की जाएगी और अगर खनन गलत पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं खनन अधिकारी से बात की जाती तो खनन अधिकारी साफ तौर पर न तो मीडिया का फोन उठाते हैं न जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि अगर जिम्मेदारों की तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की सरपरस्ती से खनन जो हो रहा है रसूलाबाद क्षेत्र में उसमें संलिप्तता लोग लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ ग्रामीणों का आरोप जिम्मेदारों पर गंभीर होते जा रहे हैं, ऐसे में खनन माफिया भी अपने कार्यों को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। आखिर में जिले के जिम्मेदार अधिकारी से लेकर अब रसूलाबाद तहसील प्रशासन के अधिकारी कब जागेंगे, कब अपनी नींद से जागकर ऐसे खनन माफियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में जो खनन माफिया रात में बेशकीमती मिट्टी को चोरी करके विक्रय कर रहे हैं उन पर अंकुश लग पाएगा, जिससे एक नसीहत खनन माफियों के लिए साबित हो। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।